उपस्थित सभी प्रबुद्ध वक्तागण एवं श्रोतागण, सबसे पहले तो मैं विवेकानंद विद्यापीठ को एवं डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि स्वामी आत्मानंद जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर 6 अक्टूबर को यह नेशनल वेबिनार का जो आयोजन किया गया और उसमें मुझे निमंत्रण दिया गया पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज के कुछ संस्मरणों को रखने के लिए इस नेशनल वेबिनार में। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी भी जो इसमें सम्मिलित हुए हैं, यह एक बहुत ही आनंददायक बात है। जबकि वे इसमें सम्मिलित हैं, तब मैं इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि इस जी जगह पर स्वामी विवेकानंद जी ने अपने किशोर अवस्था में दीर्घ 2 वर्ष रायपुर में बिताए थे, जिस मकान में कई वर्षों से यह जो कार्य था अधूरा था, वह पूरा नहीं हो पाया था। उसको यह पूर्ण किया गया आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी द्वारा और उसका एक्विजिशन कर लिया गया है, ऐसा मैंने सुना। और शीघ्र ही एक बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय स्तर का एक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद के नाम से यहाँ पर होगा रायपुर में। रायपुर में एयरपोर्ट का नाम तो विवेकानंद एयरपोर्ट हो ही गया, अब यह विवेकानंद मेमोरियल भी होगा। तो रायपुर में जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो 2 वर्ष बिताए थे, उसकी स्मृतियां और भी अधिक सघन हो उठेगी और सभी लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। आज जबकि मुझे कहा गया है कि स्वामी आत्मानंद जी के बारे में अपने संस्मरण कहूं, 1963 में एक सर्वोदय कैंप लगा था और उस समय काका साहेब कालेलकर, विनोबा भावे आदि कई महापुरुष पधारे थे। तो उनके दर्शन करने के लिए और उनसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए मैं गया था। तो सर्वोदय कैंप से जब वापस लौट रहा था तो रास्ते में एक बोर्ड दिखा, विवेकानंद आश्रम। आश्चर्यचकित हो गया, मुझे पता ही नहीं था कि रायपुर में विवेकानंद आश्रम है। बोर्ड देख करके मैं तो इतना प्रफुल्लित हो गया, तुरंत अंदर में प्रवेश किया। तो उस समय एक बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा था, विवेकानंद सत्संग भवन पुराना, जो कि लाइब्रेरी के ऊपर जब भी रीडिंग रूम है, वो सत्संग भवन, उस समय उसका उद्घाटन हो रहा था। और उस समय रायपुर मध्य प्रदेश में था और मध्य प्रदेश के गवर्नर शायद आए हुए थे उसका उद्घाटन करने के लिए। तो मैंने दूर से ही सब कुछ देखा और प्रथम बार स्वामी आत्मानंद जी के दर्शन किए। प्रथम दर्शन में ही मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हो गया, उनके व्यक्तित्व से। जब पता पड़ा कि उनका प्रत्येक सप्ताह पे प्रवचन होता है, उपनिषद पर उस समय चलता था, बाद में गीता पर शुरू किया उन्होंने, तो फिर मैं प्रत्येक सप्ताह में वो प्रवचन के लिए जाना शुरू मैंने कर दिया। ऐसे 2 वर्षों तक जाता था। उस समय तक फिर केवल प्रवचन के बाद स्वामी आत्मानंद जी महाराज को प्रणाम करता था, वे मेरे सिर पर हाथ रखते थे और मुस्कुराते हुए हंसते हुए 1-2 वाक्य बोलते थे, आशीर्वाद देते थे, इतना ही। फिर एक दिन मैंने उनको कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। आप समझिए, मैं उस समय विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग कॉलेज का फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। और कहाँ आत्मानंद जी राष्ट्रीय कक्षा के
वे संत, और मेरी हिम्मत देखिए और मेरा अहंकार देखिए कि मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, और उनकी निरहंकारिता देखिए और कैसा फ्रेंडली व्यवहार वो करते थे युवकों के साथ, मेरे समान एक 20-22 साल के युवकों के साथ, युवक के साथ कैसा व्यवहार करते थे, उसका दिग्दर्शन होता है, उनके व्यक्तित्व का हमें दिग्दर्शन होता है। तो उनका अवश्य, उसके बाद में उन्होंने आधा घंटा दिया, फिर बाद में तो बातचीत तो 1 घंटा से ज्यादा चली। ये पहला इंटरव्यू उनका उनके साथ ये हुआ था 5 दिसंबर 1966 को। तो बहुत सारी बातें हुई, दर्शन के साथ दर्शन की बातें हुई, फिलॉसफी की बातें हुई, कुछ राष्ट्र के निर्माण की बातें हुई, व्यक्तित्व निर्माण की बातें हुई, जीवन के लक्ष्य के बारे में बातें हुई। तब उन्होंने यही बताया कि स्वामी विवेकानंद ने जीवन का लक्ष्य रखा है दिव्यता की अभिव्यक्ति। उसके बाद में उन्होंने मुझे एक विशेष 20 दिन विवेकानंद आश्रम में रहने की अनुमति दी। मैं रोज सुबह वहां पर हमारा जो घर था रहने का, वो सिविल लाइंस में था, तो वहां से 5-6 किलोमीटर या आधा ही अधिक ही होगा, साइकिल करके बाइसिकल में आता था, 5 बजे के पहले आ जाता था बाइसिकल में, मंगल आरती अटेंड करता था, फिर वहीं ध्यान वगैरह करता था, और उसके बाद में फिर जाता था, फिर बाद में फिर से कॉलेज जाते समय फिर से आश्रम में जाकर के दर्शन करके फिर जाता था, फिर शाम को वहीं से, क्योंकि वो रास्ते में पड़ता था आश्रम कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो फिर आज शाम को जा संध्या आरती वगैरह कर ध्यान करके फिर रात को घर में जाता था, ये रूटीन था। तो उन्होंने फिर दिवाली वेकेशन जब हुआ तो उन्होंने मुझे स्पेशल परमिशन दी, 20 दिन के लिए मैं आश्रम में रहा। 1967 की बात है। तो बहुत अच्छा हुआ, दिवाली वेकेशन में था। उसी बीच में दिवाली वेकेशन के भीतर में ही शरद पूर्णिमा आई, 16 अक्टूबर की बात है। तब एक कार्यक्रम बनाया गया शरद पूर्णिमा के अवसर पर, बरबंदा में उनका जो गांव है जन्मस्थान, वहां पर उस गांव में बहुत बड़ा एक अच्छा सुंदर कार्यक्रम किया गया। तो हम लोग कुछ विवेकानंद आश्रम के कुछ विद्यार्थी, कुछ वॉलंटियर्स और मैं और फिर आत्मानंद जी, हम लोग सब साइकिल में गए, बड़ी मजा आई। और आत्मानंद जी में हमेशा हम लोग दोनों एक साथ रहते थे, वो बहुत फास्ट चलाते थे, मैं भी उनके साथ साथ रहता था, बड़ी मजा आई उनके साथ, काफी बातचीत करते करते जाते थे। फिर उन्होंने हम लोग को सभी प्रकार का काम सिखाया कि प्रत्येक कार्य, पूजा है तो मंदिर का काम भी, राजा भैया मंदिर का काम करते थे, उसमें भी मुझे सहायता करना होता था। दूसरा काम, फिर वो विवेक ज्योति वहां पर त्रैमासिक पत्रिका शुरू हुई थी, तो उसके सब्सक्राइबर बनाना, ग्राहक बनाना। उस समय त्रैमासिक पत्रिका थी, शायद 4 रुपया वार्षिक लाभ जब था शायद, तो 1 रुपए का एक पत्रिका आती थी उस समय। तो फिर हम लोग गए उनके कहने पर 26 फरवरी 1968, ये पहली बार गए, उसके बाद तो बहुत बार गए, पर पहली बार शुरू हुआ 26 फरवरी 1968। मैं और ये डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा और केदार शिवहरे, ये हम लोग तीनों विद्यार्थी थे, और तीनों विद्यार्थियों को उन्होंने लगाया कि चलो विवेक ज्योति का मेंबर बनाओ। तो हम लोग उस समय पंचशील नगर में गए और 10 सब्सक्राइबर बनाए, मानो विश्व विजय प्राप्त करके हम लोग आए। जब 10 सब्सक्राइबर दिए, आत्मानंद जी महाराज ने तो बहुत प्रशंसा की, हमको प्रोत्साहन दिया, बोले ये जारी रखो, विवेक ज्योति के मेंबर बनाना जारी रखो। तो ऐसे बहुत प्रकार के कार्यों में हमको लगाते थे और हमको ट्रेनिंग देते थे। उसके बाद में फिर 14 मार्च को 1968 को होली थी, तो फिर मैं सारा दिन वहीं बिताया, वो सब जितने छुट्टी के दिन मैं आश्रम में बिताता था। तो होली के दिन उन्होंने फिर सुबह तो जो रंग हुआ, उसमें फिर कवि सम्मेलन हुआ और हास्य दरबार हुआ, सब कुछ हुआ, और मूर्खों की सभा होती थी, उसमें ब्लैक बोर्ड में लिखा गया कि मैंने इस प्रकार के सब समाचार लिखा गया कि स्वामी आत्मानंद जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है मध्य प्रदेश का, ऐसे ऐसे समाचार करते, मजाक करते। तो फिर दोपहर के बाद हम लोग क्रिकेट खेलते थे, और ये जब भी हम लोग क्रिकेट खेलते आत्मानंद जी के साथ,
ये हमेशा बैटिंग ही करते और कभी आउट होते नहीं, और सब बॉलर की अच्छी धुलाई करते। तो ये उनके साथ वो मैंने समझ जाइए, इतने बड़े संत होते हुए भी हमारे युवकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ इतना घुलते मिलते थे, मानो फ्रेंडली व्यवहार इतना करते थे कि बाद में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि मैं ज्वाइन किया बेलूर मठ में। और बेलूर मठ में ये सब स्वामी जी तो धुरंधर एक एक से एक बढ़ करके, मैं उनके साथ भी आत्मानी समाज जैसे बात करता ऐसे करना शुरू कर दिया। फिर मेरे दूसरे सीनियर स्वामी जी कह रहे तुम कैसे बात कर रहे हो, ऐसे बात करते हैं स्वामी जी के, स्वामी जी लोगों से सम्मान पूर्वक बात करो, पहले प्रणाम करो, ये करो। वो तो ट्रेनिंग हमको मिली नहीं थी, हम तो एक ही स्वामी जी को जानते थे, आत्मानंद जी, और वो हमारे फ्रेंड थे। तो जो भी हो, उसके बाद और उनका सर्वांग, उनका तो ऑलराउंड पर्सनालिटी, उनके गीत भी ऐसे थे, भजन ऐसे थे, गाते थे इतना बढ़िया। क्रिकेट कोई भी गेम, टेबल टेनिस हो, वॉलीबॉल हो, कोई भी गेम हो, वो हमेशा फर्स्ट तो आएंगे, सब में फर्स्ट। इतना अद्भुत कंसंट्रेशन था। और कभी कभी काम करते थे, होल नाइट काम करते थे, हमने देखा है, किसको कर्मयोग बोलते हैं। और फिर सुबह मंगल आरती में सीधा गए और मंगल आरती खुद लीड कर रहे हैं, ये हमने देखा है। अद्भुत कर्मयोगी। फिर 72 में मैं राजकोट में था, दूसरे साल की ट्रेनिंग के लिए बम्बई और राजकोट में था, वहां से भी पत्र लिखता था। 73 में फिर मैं 72 में ऐसी बात हुई थी कि मैं ज्वाइन कर लूंगा रामकृष्ण मिशन, पर उन्होंने स्टे ऑर्डर लगाया हमारे परिवार के देखते हुए। उन्होंने मेरे गुरुदेव को बात कही, फिर ये कंडीशन पर मैं गया कि नहीं, मैं घर तो नहीं वापस लौटूंगा, आश्रम में रहूंगा, लेक्चरशिप के लिए ट्राई करूंगा। और फिर वहां पर फिर से मैं 73 74 करीब 1.5 साल में रहा आश्रम में। उस समय वो डिस्पेंसरी का मुझे पार दिया गया, उस समय उनकी मैंने लीडरशिप क्वालिटी देखी, अद्भुत लीडरशिप क्वालिटी। तो डेलीगेट देते थे तो पूरा डेलीगेशन दे देते थे, पूरा कॉन्फिडेंस रखते थे, और उनको एम्पावरमेंट दे देते थे, पावर भी दे देते थे, और परंतु नजर भी रखते थे, और बहुत प्रोत्साहित करते थे, भीतर की शक्तियों को जगाते थे। फिर एक बार आए, फिर प्रशंसा की उन्होंने डिस्पेंसरी में, सब कुछ मैंने बढ़िया से उसको रीअरेंज किया था, उन्होंने प्रशंसा की। फिर वो जहां पर डिस्पेंसिंग सेक्शन है, जैसा दवाई वितरण होती है, अब सब जगह सफाई वफाई भी कराई थी, सब लेआउट भी ठीक किया था। अब कैसे पता नहीं, वो जो घड़ी थी वो थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, वो मैंने देखा नहीं था, और उनको इंस्पेक्शन ले आया था। तो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला, उंगली दिखा करके घड़ी की ओर दिखाया ये देखो ये सीधी नहीं है, मुंह से कुछ नहीं बोले। मैं समझ गया, फिर मैं प्रणाम किया कि व्हाट ए परफेक्शनिस्ट, कि थोड़ी सी टेढ़ी थी घड़ी, वो तुरंत उनकी नजर में आ गई, परफेक्शनिस्ट। तो उनके पास से बहुत कुछ सीखने को मिला, कार्य कैसे करते हैं, कैसा भगवान ईश्वर की पूजा मान करके सब कार्य को पूजा मान करके पूरी डेडिकेशन से करना, एकाग्रता पूर्वक करना, इफिशिएंटली करना, परफेक्शन से करना, ये सब कुछ ट्रेनिंग उनके पास मिली। लीडरशिप की क्वालिटी उनकी देखी, किस प्रकार से वो जानते थे किसके पास क्या काम करवाना, कैसे काम करवा निकलवाना, ये सब वो जानते थे। तो इस प्रकार से फिर बाद में 75 को फिर जाना पड़ा मुझे 1 साल के लिए फिर से वहाँ अहमदाबाद राजकोट सर्विस के लिए। फिर 76 में मैंने ज्वाइन कर लिया बेलूर मठ। उसके पहले जब टेम्पल डेडिकेशन हुआ रायपुर में, तब भी मैं गया था, वीरेश्वरानंद जी महाराज आए थे, उनकी सेवा में था। हाँ, 69 में प्रथम बार जब वीरेश्वरानंद जी आए तो उन्होंने मेरी दीक्षा कराई। तो उस समय फाइनल ईयर में था इंजीनियरिंग के, तो मंत्र दीक्षा तो हो गई। अब मेरा नया अनुराग था, तो मैं ज्यादा ध्यान करने बैठता था। तो आत्मानंद जी ने बिल्कुल बोला, नहीं अभी फाइनल ईयर है, गोल्ड मेडल नहीं आया तो तुमको साधु बनने नहीं दूंगा। मैं तो बहुत डर गया सचमुच में। उस समय मैं तो ज्यादा जानते नहीं था, मैं ऐसा सोचा कि सभी लोग गोल्ड मेडलिस्ट हैं यहाँ पर, तो ऐसी नियम होगा शायद। तो फिर मैंने हर एक नोटबुक में लिख दिया, इफ यू कांट गेट गोल्ड मेडल यू कैन नॉट बिकम मॉन्क। ये इसका असर ये हुआ कि भले गोल्ड मेडल 1% से कम नहीं मिला, तो फर्स्ट क्लास फोर्थ आया मेरिट लिस्ट में। और उन्होंने आखिरी 2 महीना एंट्री बंद करा दी, गेट के भीतर आना नहीं, क्योंकि आकर के मैं बहुत ध्यान करता था। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, बी प्रैक्टिकल, भी पहले ही फाइनल ईयर का तुम्हारा रिजल्ट हमको अच्छा चाहिए। 2 महीना नो एंट्री,
ये उनका इतना इंस्पिरेशन और इतना गाइडेंस ये था, उसके कारण इतना अच्छा परसेंटेज आया फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में। तो मेरे को तो, मैंने तो कंप्लेंट भी किया था गुरुदेव को, गुरुदेव की मैंने कहा कि आपने मुझे दीक्षा दी, मैं ज्यादा जब ध्यान करना चाहता हूँ, नया नया दीक्षा लिया है, और इधर ये स्वामी जी लोग बोलते हैं कि अभी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया अपने हाथ से लिख करके, नाउ गिव मोर अटेंशन टू स्टडीज टिल एग्जामिनेशन, आफ्टरवर्ड्स मोर अटेंशन टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। एकदम क्लियर कट गाइडेंस मिल गया, तो फिर मैं एकदम डूब गया पढ़ाई में। तो ये उनका गाइडेंस प्रत्येक स्टेप पे मिला। फिर उसके बाद में 76 में ज्वाइन किया, उसके बाद भी उनके साथ पत्राचार होता रहा, और संन्यास के समय फिर बाद में रांची गया। रांची में वो आए थे, तो रांची में जब वो आए थे उस समय आत्मस्थानी में आ जाए हुए थे, और डाइनिंग टेबल पे बैठे थे सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, और मैं ही परिवेशन करा था। मैं उस समय ब्रह्मचारी हो गया था, मेरा ट्रांसफर बेलू मठ से रांची हो गया था। तो उस समय मैंने देखा वो 1 घंटा चला मीटिंग, नाश्ता करते करते उसी समय ये सब जो अबूझमाड़ टेबल ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये सब बातें आत्मानंद जी ने की, किस प्रकार से वहाँ ट्राइबल्स लोग सफर कर रहे हैं। आत्मसानी कहा कि तुम प्रोजेक्ट भेजो। बोले आप सैंक्शन करेंगे? बोले हाँ तुम भेजो, मैं हेडक्वार्टर्स को उनको मैं कन्विंस कराऊंगा, तुम भेजो। तो ये जो बातें हुई उस समय, जो आत्मस्थान जी और आत्मानंद जी के बाद पास, उसका मैं साक्षी हूँ, किस प्रकार से स्वामी आत्मानंद जी ने कहा कि पूरे अपने उन्होंने कहा कि कैसी दयनीय स्थिति है ट्राइबल्स की, और इस प्रकार से ये भी हुआ था। फिर 85 में जो संन्यास दीक्षा हुई, उस समय भी उन्होंने पत्र लिख करके मुझे प्रोत्साहन दिया, और 87 में फिर मेरा ट्रांसफर हुआ वहाँ बेलू मठ, तो वहां से भी पत्रव्यवहार करता रहा। फिर 89 में मेरा ट्रांसफर हो गया राजकोट। तो रामकृष्ण जो गुजराती मंथली शुरू किया, उस समय उनका मैंने गाइडेंस लिया, उन्होंने गाइडेंस देते भी थे। और फिर लास्ट पत्र, वो जो पत्र लिखते थे उनके 2-3 बात जानने लायक कि टाइम मैनेजमेंट का जबरदस्त था। अधिकांश मुझे लेटर जो लिखे हैं, एक तो उनका ये था शॉर्ट एंड स्वीट, पोस्ट कार्ड लिखते थे, बहुत रेयरली वो लेटर बड़े लिखते थे। पोस्ट कार्ड का पूरा थप्पा रख लेते थे जब भी, और ट्रेन में, उस समय तो प्लेन में तो था नहीं, ट्रेन में ही जाते थे, हमेशा ट्रैवल करते थे, तो ट्रेन में उनका पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस चलता रहता था टाइम मैनेजमेंट। अधिकांश मुझे लेटर मिले चलती ट्रेन से, और पोस्ट कार्ड लिखते थे, और संक्षेप में उनका सब कुछ आ जाता था। एक भी लेटर ऐसा नहीं था जिसका उन्होंने रिप्लाई मुझे नहीं दिया, और उसमें बोल भी दिया ये लेटर का मैंने रिप्लाई ये दिया, ये लेटर का रिप्लाई मैंने अब दिया। एक लास्ट लेटर जो था मेरा, वो मैंने 27 अगस्त को लिखा। 27 अगस्त को लिखा, उसी दिन मुझे न्यूज मिला कि उनके एक्सीडेंट में अचानक मृत्यु हो गई, इसलिए वो लेटर तो रिप्लाई आया नहीं, सवाल ही नहीं है। उसी दिन मैंने लिखा था लेटर, उनको रिप्लाई दिया। तो जो भी होगा, ये उनका बहुत स्नेह मिला है, और उनको याद आते ही उनका बहुत बड़ा हंसते हुआ चेहरा, सबसे ज्यादा कोई ये है विलक्षणता उनमें, इतना जोर से हंसते थे, पूरे आश्रम में उसके गूंजता था उनका हास्य। तो हम लोग समझ जाते थे हास्य गूंज रहा है मतलब आत्मानंद जी आ गए, आश्रम में शांति है, कोई हास्य गूंज नहीं है, मतलब स्वामी जी अब एक टूर पर गए। इस प्रकार से ये स्वामी आत्मानंद जी सचमुच में अत्यंत प्रेरणादायी उनका जीवन, और वे छत्तीसगढ़ के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है, अपूर्व कंट्रीब्यूशन, उनका अद्भुत प्रदान है, और मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी उनका बहुत बड़ा प्रदान है। तो उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मेरी श्रद्धांजलि यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।